अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके पास सेल फ़ोन है और आप उस सेल फ़ोन पे हर रोज़ 3-4 घंटे गुजारते हैं बिना कोई काम किए, तो आप मेंटली सिक हैं, आप बीमार हैं, आप नफ्सियाती मरीज़ हो सकते हैं, या फिर आप ड्रग्स से भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक नशा कर रहे हैं। अगर मैंने इस बात पे मोहर लगा दी तो आप सब मुझे पागल कहेंगे, लेकिन ऐसा मैं नहीं, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। दुनिया के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट ये कह रहे हैं। क्या सोशल मीडिया आपकी जान ले सकता है? क्या आपका डेटा आपको सोशल मीडिया एडिक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? इस मुद्दे पर और इस समेत और कई मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। मेरा नाम है अब्दुल वहाब तुर्क और आप देख रहे हैं फलसफी। I think we need to recognize what is at stake about social media addiction. Facebook, the social media giant with a market cap of $855 billion. Immediately checks Facebook, Facebook Messenger, and WhatsApp on his phone. सोशल मीडिया का यूजेज किस तरह आपको बीमार कर रहा है और ये क्या क्या बीमारियां हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। अटेंशन स्पैन का कम होना किसी भी इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसकी एग्जांपल मैं आपको टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील्स से दूंगा। मिसाल के तौर पे कभी पुराने वक्तों में जब कोई किताब पढ़ा करता था तो उस किताब को पढ़ने में उसे 3-4 या मे बी 8-10 दिन लगते थे। उसके बाद अगर हम मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ अपनी कहानी समेट के आपके सामने 3 घंटे के अंदर पेश करती है। उसके बाद जब सोशल मीडिया आम हुआ तो उसके ऊपर जो ब्लॉग्स लिखे गए वो पढ़ने के लिए एक इंसान को आम तौर पे 3 से 4 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लगते थे। लेकिन टिकटॉक ने और इन शॉर्ट्स ने, रील्स ने ये सारी कहानी आपके सामने 10 से 30 सेकंड के अंदर महदूद करके रख दी। अब टिकटॉक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शॉर्ट्स और रील्स देखने वालों का अटेंशन स्पैन सिर्फ इतना रह गया है कि उन्हें हर 10 से 30 सेकंड में एक ऐसा कंटेंट चाहिए जो उन्हें उतना ही प्लेजर दे जितना पिछली रील ने दिया था, या फिर उससे भी ज़्यादा। अटेंशन स्पैन का इस हद तक कम हो जाना मतलब इंसान के अंदर पढ़ने की, सोचने की, समझने की सलाहियत को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। क्वालिटी कंटेंट को जिस तरह बनाने में वक्त लगता है वैसे ही उसे समझने के लिए भी वक्त चाहिए, चाहे वो कंटेंट राइटिंग में हो या फिर वीडियो फॉर्म में। लेकिन अगर आपका कंसंट्रेट लेवल इस हद तक कम है, अगर आपका अटेंशन स्पैन इस हद तक कम है, तो उसके बाद आप किसी भी क्वालिटी कंटेंट को सिर्फ 2 या 4 मिनट्स तक देखेंगे मैक्सिमम। लेकिन उसके अंदर अगर कोई फास्ट पेस मटेरियल ना हुआ तो आप उस वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। और क्वालिटी कंटेंट ना देखने का आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में सिर्फ कचरा ही जमा होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ डोपामाइन की। आप में से कई लोगों का सवाल ये होगा कि ये डोपामाइन क्या है। डोपामाइन एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर के एक सेल्स हैं, एक फीलिंग है, एक केमिकल फॉर्मूला है ये, और इसका लेन देन रिवॉर्ड के साथ। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एक वेकेशन पे, एक टूर पे जाना है नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को, और आज से आप उस टूर को प्लान करना शुरू कर देते हैं। आप गाड़ी का बंदोबस्त करना शुरू कर देते हैं, व्हीकल्स का, ट्रांसपोर्ट का, होटल्स का, हर एक चीज़ आप रूट मैप बनाते हैं कि मुझे कब जाना है, कितने बजे कहाँ पहुँचना है। एक्चुअली जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी डोपामाइन रिलीज़ करती है। उस वक्त आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक रिवॉर्ड के जैसा होता है वो। ये सारा प्लान करने से लेके इस टूर से वापस आने तक, मिसाल के तौर पे आपको इस पूरे प्रोसेस में 3 मंथ्स लगे हैं। इतने अरसे में डोपामाइन का लेवल हाई होना और उसके बाद इसका ड्रॉ लाइन से भी नीचे चले जाना बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन इसी डोपामाइन का हर 10 से 30 सेकंड के अंदर ऊपर नीचे होना, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस पे ज़रा गौर करें और इसे समझें।
कि आपने एक टूर प्लान किया, उस टूर को अंजाम देने के लिए आपको सोच लगानी पड़ी, दिमाग लगाना पड़ा, उसके बाद आपको एफ़र्ट करनी पड़ी, ट्रैकिंग करनी पड़ी, नदियों में आपको स्विमिंग करनी पड़ी, तब जाके आपका ये डोपामाइन लेवल अपनी ड्रॉ लाइन से भी नीचे गया। यानी कि आपने जो सोचा वो आपने अचीव कर लिया और सारी अचीवमेंट में आपको 3 महीने लग गए। लेकिन ये बहुत ही नुकसानदेह है। अगर आप हर 30 सेकंड के बाद, हर 20 सेकंड के बाद आपकी बॉडी, आपका डोपामाइन लेवल कोई रिवॉर्ड हासिल करना चाहे तो, आपको बार बार किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो इसका एंड ये होगा कि या तो आप बिल्कुल ही लो एनर्जी पे चले जाएंगे, या तो फिर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी जन्म लेना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आप गुस्से में रहने लगेंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इन सब का सोशल मीडिया एडिक्शन से क्या लेन देन है। मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप कोई रील या शॉर्ट देखते हैं और बगैर कुछ सोचे समझे आप सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं सोशल मीडिया को, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या टिकटॉक, यूट्यूब, एनीथिंग, तो आपका डोपामाइन हाई होता है। आप कुछ बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक रिवॉर्ड के तौर पे, मोटिवेशन के तौर पे, और जब कोई ऐसा कंटेंट आपको मिल भी जाता है तो उसके बाद रेस ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं, आपने बैकपैक नहीं किया, ना ही ट्रैकिंग की, ना ही स्विमिंग की, ना ही इसे करने के लिए आपने कुछ प्लान किया। तो आप इसे फिर से रिपीट करेंगे, आप फिर से जाएंगे कोई और कंटेंट ढूंढने के लिए, फिर कोई नया कंटेंट ढूंढेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा और आपका डोपामाइन बार बार हाई और लो होता रहेगा। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये मेरी बात नहीं हो रही, लेकिन क्या आपको पता है, एक रिसर्च के थ्रू पता चला कि एक आम इंसान दिन में 7 घंटे अपनी डिवाइस की तरफ देख रहा होता है। एक आम इंसान तकरीबन दिन में 2600 बार अपने सेल फोन को टच करता है, दिन में 2.5 घंटे अपनी डिवाइस का यूज़ करता है, वीक में तकरीबन 18 घंटे, मंथ में 72 घंटे, यानी कि 3 दिन, और पूरे साल में 36 दिन वो सिर्फ अपनी डिवाइस को यूज़ करने में ज़ाया कर देता है। यानी कि ऐसे लोगों के लिए साल 365 दिन का नहीं बल्कि 329 दिन का होता है। बाकी के दिन आप अपनी डिवाइस यूज़ करने में ज़ाया कर देते हैं। और अगर आपकी एवरेज एज 72 ईयर्स है तो आपने अपनी ज़िंदगी के 5.5 साल अपनी डिवाइसेस को यूज़ करने में ज़ाया कर दिए। क्या हो कि अगर आप एक मरते हुए शख्स को ये कहें कि अगर तुम ये ना करते तो तुम 5.5 साल और ज़िंदा रहते। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा रिग्रेट किसी और बात पे हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि ये सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलती हो, अगर मिलती भी होगी तो वक्ती तौर पे बहुत ही थोड़ी देर के लिए, इसके अलावा आप फ्रस्ट्रेट ही रहते होंगे। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? कैसे कोई आपको सोशल मीडिया का इस हद तक एडिक्टिव बना सकता है? कोई इतना ज़हीन कैसे हो सकता है? आखिर कौन है वो जो आपको इस हद तक कंट्रोल कर रहा है? आए इस बात को भी समझ लेते हैं। दुनिया की किसी कोने में बैठे कुछ अटेंशन इंजीनियर ये तय कर रहे हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे या क्या खरीदेंगे। आपका यहाँ सवाल होगा कैसे? जवाब है आपके डेटा से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जब आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करते हैं तब ये आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करवा लेते हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करने का मतलब है किसी पेपर पे साइन कर लेना जिसके अंदर ये लिखा है कि आप मेरा डेटा अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। यही वजह है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को इतने बोरिंग तरीके से लिखा जाता है कि कोई भी उसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। इवन अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे कि उसके अंदर लिखा क्या है। इतने बोरिंग तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन को लिखने का मकसद ही यही होता है कि कोई उसे ना पढ़े। यहाँ 2 दुनिया के सबसे बड़े मुश्किल काम है। नंबर 1, अपना आइडिया किसी और के दिमाग में डाल देना। नंबर 2, किसी और का पैसा उसके जेब से अपने जेब में ट्रांसफ़र कर देना। अगर पहला काम हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। और ये अटेंशन इंजीनियर यही करते हैं। आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स से अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, और जब ये सारा डेटा एक जगह कलेक्ट हो जाता है
तब ये आपकी अटेंशन लेना शुरू करते हैं, जो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है, यानी कि अपना आइडिया आपके दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं। आपको वही चीज़ें, वही कंटेंट दिखाया जाता है जो आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बॉलीवुड के 90s के सॉन्ग्स पसंद हैं तो उसके सामने बादशाह और हनी सिंह के गाने नहीं आएंगे, और इससे होगा ये कि वो शख्स इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा वक्त गुजारेगा कि ये मुझे अच्छा और मेरी मर्ज़ी का कंटेंट दिखा रहे हैं। अब अगर किसी का कंट्रोल आपकी ज़िंदगी पे इस हद तक है तो आपका अपनी ज़िंदगी पे कहाँ कंट्रोल रहा। और अगर कोई आपकी जेब का पैसा अपनी जेब के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता है और उसके पास सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप इतने बजे इस सड़क से गुज़रते हैं, तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद आपके सामने एडवर्टाइजमेंट की भरमार शुरू हो जाती है उन चीज़ों की जिनमें आपको इंटरेस्ट है। किसी बाइक राइडर को कभी BMW कार की एड नहीं आएगी, उसे बाइक की एड ही दिखाई जाएगी। किसी टूरिस्ट को ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एड नहीं आएगी, उसे टूरिज़्म कंपनीज, कॉन्सुलेट, होटल्स और एयरलाइंस की ही एड आएगी। आप जो खरीदते हैं, जो पहनते हैं, जो सोचते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, इनका हर एक चीज़ पे कंट्रोल है। नेटफ्लिक्स ने एक बार कहा कि वैसे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक दूसरे के साथ कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी दुश्मन इंसान की नींद है। स्लीप इज़ माई ग्रेटेस्ट एनिमी। सिर्फ ये वो वक्त होता है जब इंसान के ऊपर कोई एल्गोरिदम काम नहीं करता। ये वो वाहिद वक्त है जब इंसान इनकी हर तरह की पहुंच से बिल्कुल दूर होता है। और जब कुछ देर तक आप अपने सेलफोन को हाथ नहीं लगाते तो आपके पास नोटिफिकेशंस की भरमार आना शुरू हो जाती है। हर ऐप यही चाहती है कि किसी तरीके से आप अपने सेलफोन से फिर से चिपक जाएं, और वो एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए अपना सेलफोन उठाना और फिर आधे घंटे तक आपको अपने सेलफोन पे बिजी रखना, ये काम उनके अटेंशन इंजीनियर का है जिन्हें वो बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। यहाँ बच्चों के हवाले से मैं कुछ खास मेंशन करना चाहूँगा। बाज़ औक़ात कुछ माँ बाप या घर वाले बच्चों को बिज़ी करने के लिए उनके हाथ में सेलफोन दे देते हैं ताकि वो उन्हें डिस्टर्ब ना करें, कोई तोड़ फोड़ ना मचाएं, और सुकून से एक जगह बैठ के सिर्फ सेलफोन में कोई वीडियोज़ या शॉर्ट्स देखते रहें और स्क्रॉल डाउन करते रहें। जो ऐसा कर रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों पे रहम करें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। इनका डोपामिन लेवल इस तरीके से बार बार हाई और लो होना इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। ना ही ये अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकेंगे, ना ही स्पोर्ट्स में कंसंट्रेट कर सकेंगे, और ना ही इनके अंदर कोई फाइटिंग स्पिरिट होगी। इस एज में सोशल मीडिया का यूजेज जहर से कम नहीं इनके लिए। प्लीज़ इनसे कोई फिज़िकल एक्टिविटी करवाएं। अब फिर से बड़ों की तरफ आते हैं। क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कंट्रोल आपकी सोच पर भी है? कैसे? आएँ ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं और आप उन्हीं का कंटेंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आपको पीटीआई का कंटेंट कम से कम दिखाया जाएगा अनलेस कि वो कोई भड़काऊ कंटेंट ना हो। इसका नुकसान ये होता है कि आपकी मखसूस एक राय कायम हो जाती है किसी के भी बारे में, जैसे इमरान खान गलत है या पीटीआई गलत है। सोशल मीडिया को इससे कोई गर्ज नहीं आपकी सोच सही है या नहीं, उन्हें अपना मंजन बेचना है सिर्फ, और उसके लिए आपका उनका प्लेटफॉर्म पे रुकना ज़रूरी है। अगर वो आपकी तरबियत करना शुरू कर देंगे तो आप उनका प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए वो सिर्फ आपको वही चीज़ दिखाएंगे जो आपको पसंद है, और आप अपनी एक ही राय पे कायम रहेंगे। इससे आपकी मेंटली ग्रोथ रुक जाएगी। आप समझेंगे जो सीखना था मैं सीख चुका, और किसी एक इंसान, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे मैं सपोर्ट करता हूँ वही सही है, वही सच है, वही हक है, बाकी सब बकवास है। और फिर अगर कभी दंगे हुए तो आपकी यही एक्सट्रीमिस्ट सोच आपको नुकसान देगी। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ बगैर नाम बताए। मेरे एक जानने वाले थे, वो एक दिन मेरे पास आए और किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में मुझे कहा कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ मिला है, ये तो गुस्ताखे नबी है, गुस्ताखे सहाबा है, या ये अच्छा इंसान नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर आपके पास वो कंटेंट है तो प्लीज़ आप मुझे भी दिखाएं, मेरे साथ भी शेयर करें। अगर आपकी बातों में सच्चाई है और ये सच है
तो मैं भी फिर इससे अलग हो जाता हूँ, मैं भी फिर इससे बुरा समझता हूँ। हुआ ये कि उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। उस वीडियो की लेंथ होगी 2 से 3 मिनट, जिसके अंदर 10-10, 20-20, 15-15, 5-5 सेकंड के कटे हुए तकरीबन 10-12 वीडियोस थे। अब उस वीडियो का मतलब ये था, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक अच्छे जनरल नहीं थे। अगर आप ये सोचते हैं तो आप इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हैं। ये है मेरी पूरी बात। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी फर्स्ट लाइन का क्लिप ये काट सकते हैं और दुनिया के अंदर ये क्लिप फैला के आप मुझे गुस्ताखे सहाबा साबित कर सकते हैं। इस तरीके का कंटेंट बनाया जाता है, ये कंटेंट बिकता है। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये कंटेंट खरीदती हैं और इसी तरीके से दंगे करवाने में ये कंटेंट काम आता है। जहाँ मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह की इबादत नहीं करता जब मैं नापाक होता हूँ। अब आप इस आधी बात को काट लें, इस पे कट लगाएं और इस छोटे से क्लिप को और इस तरह के सारे क्लिप जोड़ के इस वीडियो को आप वायरल कर दें। इसी तरीके से वायरल किया जाता है, इसी तरीके से डेटा चुराया जाता है आप लोगों का हैकर्स के थ्रू। पॉलिटिकल पार्टीज चुराती हैं ये सारी प्लेटफॉर्म्स के पास आपका जो डेटा रखा हुआ है उन्हें, और उसके बाद इसी डेटा को आपके खिलाफ यूज़ किया जाता है, आपकी एक्सट्रीमिस्ट सोच के अगेंस्ट इसे यूज़ किया जाता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब खुद कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है तो उनके पास ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाती है। वो नहीं चाहते कि सब कुछ पीसफुल रहे, सब कुछ काम रहे। इस तरह की जब भी कोई वारदात होती है, जब कोई कुरान जला देता है दुनिया के अंदर, या जब भी कोई गुस्ताखी कर देता है नबी की, या किसी किस्म की यूक्रेन रशिया की वॉर छिड़ जाती है, तो सारे पेजेस पे इस टॉपिक को लेके कुछ ट्रैफिक ज़्यादा ही बढ़ जाती है और इसका फ़ायदा उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को होता है। तो सोशल मीडिया पे इस तरह के बैड इवेंट्स की और हार्श टॉपिक्स की अपनी ही एक अहमियत है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि शायद वो शख्स जो मेरे पास एक वीडियो क्लिप लेकर आया था वो अनपढ़ या जाहिल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो शख्स एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करता है और वो ग्रेजुएट है। आप ज़रा इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ अनपढ़ और जाहिलों को ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है, उनकी सोच पे भी पूरे तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे 2018 में दी गार्डियन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फेसबुक ने अपने 50 मिलियन यूज़र्स का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिक नामी एक कंपनी को सेल आउट कर दिया और इसका इस्तेमाल हुआ डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने में। इस डेटा से पता लगाया गया कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर हल्का सा पुश किया जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और वही हुआ। अगले कुछ दिनों तक उन लोगों को सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पॉजिटिव वीडियोस और पॉजिटिव कंटेंट दिखाए गए और इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि 87 मिलियन लोग मज़ीद डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट देने के लिए तैयार हो गए। डेटा शेयर हुआ था 50 मिलियन लोगों का, लेकिन 37 मिलियन लोग मज़ीद डोनाल्ड ट्रंप के हक में आ गए, यानी कि 37 मिलियन ज़्यादा लोग 50 मिलियन लोगों ने जो वीडियोस और जो कंटेंट देखे वो जाके उन्होंने शेयर किए दूसरे लोगों के साथ और वो 50 मिलियन बढ़ के 87 मिलियन हो गए। जैसे आप एक अच्छे कंटेंट को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ उसे शेयर करते हैं, तो इस बार शेयरिंग का रिजल्ट ये निकल के आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि अगर आप उसे एक बार खोल दें तो फिर कुछ देर आप उस पर वक्त गुजार के ही जाएं। आपको याद होगा कि जब फेसबुक और इंस्टा न्यू आए थे तो उस वक्त सिर्फ आपके फ्रेंड्स का कंटेंट ही आपके साथ शेयर होता था। स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर जब आप नीचे आते थे तो नीचे कुछ भी नहीं बचता था, जब आपको सारे आपके दोस्तों का कंटेंट दिखा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। सजेस्टेड कंटेंट करके, सजेस्टेड वीडियोस करके वो आपको कंटेंट पे कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका यही मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनकी इस ऐप पे गुजारें। इससे इंसान की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, एक ईज़ ऑफ एक्सेस और दूसरा स्पीडी रिवॉर्ड। इंसान की फितरत है कि उसे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब वो खुद से कोई जगह एक्सप्लोर करता है, कहीं जाता है, किसी चीज़ के लिए फ़ाइट मारता है। लेकिन जब आप दूसरों की कामयाबियाँ देख के सिर्फ खुश होते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करते, तो ये स्पीडी रिवॉर्ड आपको नाकारा बना देता है।
आप रोज़ ये सोचते हैं कि इस कंटेंट क्रिएटर ने जो किया है कल से मैं भी ये करूँगा, और फिर अगले दिन भी आप यही सोचते हैं, उसके बाद भी यही सोचते हैं, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। और ऐसे करते 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 आप अपनी ज़िंदगी के उस फेस में चले जाते हैं जब आप अपने आप को ये बात मना लेते हैं कि मैं कोई प्लेयर नहीं, बल्कि मैं तो क्राउड में से कोई एक शख्स हूँ। मैं यहाँ पर हिस्ट्री कायम करने नहीं आया, मैं यहाँ हिस्टोरिकल इवेंट को रिपीट करने नहीं आया, बल्कि मैं तो सिर्फ लोगों के लिए तालियाँ बजाने के लिए आया हूँ। रिवायतों की सफ़ों को तोड़ने की बजाय आप सिर्फ उन सफ़ों का हिस्सा बने रह जाते हैं, जबकि ये होना, ये बनना आप खुद भी पसंद नहीं करते। ऐसे में आपके मुकद्दर में सिर्फ डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। अब तक इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि सोशल मीडिया आपके लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और ये आपको किस किस तरह बीमार कर रहा है। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन भी तो होगा। जी बिल्कुल है। सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि आप अपने सोशल मीडिया सारे अकाउंट्स को लॉग ऑफ कर दें, डिलीट ना करें इसे, क्योंकि ये सोशल मीडिया आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। इस सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अच्छा कंटेंट भी रखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ के ज़्यादा यूजेज से। अगर आपने अपने अकाउंट्स लॉग ऑफ कर दिए तो आप बार बार अपना सेलफोन उठा के इसे चेक नहीं करेंगे। इससे आपका ईज़ ऑफ एक्सेस ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये नहीं तो फिर आप अपने अकाउंट्स की नोटिफिकेशन को बंद कर दें। नोटिफिकेशन साउंड नहीं बजेगा तो आप बार बार अपने सेलफोन को हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि आप इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपकी मर्ज़ी होगी, ना कि उनकी मर्ज़ी से जो कहीं दुनिया के कोने में बैठ के आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो बनाऊं तो उसके अंदर पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज हो, सीखने के लिए कोई बात हो, कोई एक नई सीख हो, कोई नई चीज़ हो जिससे मेरे व्यूवर्स को कुछ सीखने के लिए मिले। लेकिन अगर कल को मैं कोई क्रिंज कंटेंट बनाना शुरू कर दूं तो मैं आपकी अटेंशन लेके खुद करोड़पति बन सकता हूं, लेकिन आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट में एक ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगा आप सब दोस्तों को। उन लोगों से मिलना शुरू कर दें जिन्हें दुनिया बुरा कहती है। उन जगहों पे जाना शुरू कर दें जहाँ जाने पे पाबंदी हो। उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दें जिन्हें बैन कर दिया गया हो। यकीन जाने ज़िंदगी जीने की एक नई वजह मिल जाएगी आपको, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने का मौका मिलेगा, और पता चलेगा जिन्हें आप अच्छा और सच्चा समझ रहे थे वो क्या थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि सोशल मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय देके मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।